हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं और आपके पीईटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन के साथ ही साथ जो अदर क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो अदर फैक्ट होंगे उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश किस स्थान में दिए हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी, जैसा कि हमने सिलेबस में आपको बताया था कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म यानी एंशिएंट हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक इसमें शामिल हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वो किस स्थान में दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, बात करें अगर हम गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। और अगर बात करें उनके पहले उपदेश की, तो जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनके उपदेश रहे हैं वो श्रावस्ती में रहे हैं। साथ ही साथ जो उनका लास्ट उपदेश था यानी अंतिम उपदेश उन्होंने दिया था कुशीनगर में, और यहीं पर उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें अगर हम लुम्बिनी की, तो लुम्बिनी जन्म स्थान है गौतम बुद्ध का। तो ये सारे जो स्थान हैं ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए, बेसिकली संगीति का मतलब होता है एक धर्म सम्मेलन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर जैन धर्म में अगर हम बात करें तो 2 जैन संगीति का आयोजन किया गया, और यहाँ पर बात की जा रही है पहले जैन संगीत की, यानी कि प्रथम जैन संगीति की, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये स्थान है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। और कब किया गया, तो ये 300 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया। और जो सेकंड यानी कि दूसरी जैन संगीति रही, उसका आयोजन वल्लभी नामक स्थान पर किया गया। उसके अलावा बात करें अगर हम बौद्ध संगीत की, तो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है अलग अलग स्थान में। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम आपको वहाँ पर डिटेल में बताएंगे कौन कौन सी 4 बौद्ध संगीति हैं। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल वंश से संबंधित नहीं है। ये वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार हम एग्जाम प्रेशर में यहाँ पर नहीं शब्द को नहीं पढ़ते हैं, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन मुगल वंश से संबंधित नहीं है। यानी 4 शासक आपको दिए हुए हैं, हुमायूं, जहांगीर, शेरशाह और औरंगजेब। तो किसका संबंध मुगल काल से नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा शेरशाह, क्योंकि जो शेरशाह सूरी है ये सूरी वंश से रिलेटेड है, ना कि मुगल वंश से। और अगर बात करें इसके शासनकाल की, तो क्योंकि हम एक फ्लो में वहाँ पर जब मुगल काल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बीच में ही शासन आता है शेरशाह सूरी का, इसीलिए इसको हम मुगल वंश का समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात करें अगर हम मुगल काल की, तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है, और हुमायूं को ही शेरशाह ने 2 बार हराया, और उसके बाद सूरी वंश की स्थापना की, और पुनः फिर हुमायूं वापस आता है और फिर से मुगल वंश की स्थापना होती है। और हुमायूं का जो पुत्र है अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां का शासन रहता है, और शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब का। तो इस प्रकार से पिछली बार के पीटी के एग्जाम में इनका क्रम भी पूछा गया था, तो वो भी आपको याद रखना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब के बाद भी कई सारे मुगल शासक रहे, लेकिन वो यानी उनका जो प्रभाव रहा वो नगण्य ही रहा। औरंगजेब तक ही मुगल वंश अच्छी तरीके से सशक्त रहा है, और इसी हुमायूं और अकबर के बीच में कुछ दिनों तक शासन रहा है शेरशाह सूरी का, जो कि सूरी वंश से रिलेटेड है, ना कि मुगल वंश से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। तो देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये युद्ध था सिराज यानी कि प्लासी का युद्ध, जिसके बाद से ही बंगाल में जो अंग्रेज़ों का है नियंत्रण वहाँ पर स्थापित हो जाता है। तो सिराजुद्दौला को उसके ही सेनापति मीर जाफ़र के द्वारा धोखा दिया गया था, यानी मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, और इसने वहाँ पर अंग्रेज़ों की ओर से लड़ाई की। और जबकि ये जो सेनापति था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन इसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, और वहाँ पर फिर ये खुद ही वहाँ का नवाब बन के बैठ जाता है बंगाल का, और अंग्रेज़ों के द्वारा इसे नवाब बना दिया जाता है। तो मीर जाफ़र ने ही सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कई सारे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय
भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसके अलावा जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। यानी उस समय लॉर्ड कर्जन का शासन, यानी कि वो वायसराय हुआ करता था बंगाल विभाजन के दौरान। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन का विचार किसके द्वारा रखा गया है? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है संविधान सभा के गठन के विचार के बारे में, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा M.N. राय। तो M.N. राय के द्वारा ही संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया था। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो संविधान का जो संवैधानिक सलाहकार जिसे माना जाता है वो है B.N. राव। तो B.N. राव को संविधान का सलाहकार माना जाता है। और B.R. अम्बेडकर का काफ़ी योगदान रहा संविधान के निर्माण में, और अलग अलग समिति के अध्यक्ष भी ये रहे, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। यानी आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उसकी जो मूल अवधारणा है उसको ही आप बदल दें, तो उस पर नज़र रखता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर बात की जा रही संविधान संशोधन की, तो ये जो लिया गया था, यानी इस प्रक्रिया को लिया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और अगर हम बात करें संविधान में कहाँ पर इसका उल्लेख है, तो भाग 20 जो है वो रिलेटेड है संविधान संशोधन से। साथ ही साथ अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 368 यानी 368 अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान दिया गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और अभी तक अगर हम देखें तो 100+ संशोधन किए जा चुके हैं संविधान में जब से संविधान को लागू किया गया। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है किस मूल अधिकार को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो देखिए कई सारे मूल अधिकार हमको दिए गए हैं, यानी भारत के हर एक नागरिक को मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर उसके भी कुछ प्रावधान हैं कि जब कभी भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल, 3 प्रकार के वैसे आपातकाल होते हैं, जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो कई सारे जो मूल अधिकार हैं उनको वहाँ पर निलंबित कर दिया जाएगा। लगभग सभी जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, केवल और केवल 2 को छोड़कर। तो उन्हीं में एक कौन है जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आर्टिकल 21। तो अनुच्छेद 21 को किसी भी आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। और एक हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, कैसा भी आपातकाल हो, क्योंकि इसमें प्रावधान दिया गया है 21 में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी हमको जीवन जीने का अधिकार है जिसे हमें छीना नहीं जा सकता हमसे किसी भी आपातकाल के दौरान। और आर्टिकल 20 में बात की गई है दोष सिद्धि के, यानी किसी को अगर दोषी सिद्ध किया जाता है तो उसके पास अधिकार है खुद के दोष को सिद्ध करने का। तो ये दोनों जो आर्टिकल हैं इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? कौन सा आर्टिकल महान्यायवादी के पद से रिलेटेड है? तो यहाँ पर आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू महान्यायवादी, यानी वो महान्यायवादी के पद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है और इसमें जो मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं 250। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो वो हैं 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में हैं। और 12 सदस्यों को यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है जो अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं। तो मैक्सिमम इनकी जो संख्या है वो हो सकती है कितनी? 250। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफी से रिलेटेड, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर हम देखिए बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो उद्गम है वो मानसरोवर के पास से होता है। तो मानसरोवर के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि तिब्बत में है। तो तिब्बत से इस नदी का उद्गम होता है और तिब्बत में इसका नाम होता है क्या? सांगपो रिवर। तो तिब्बत में इसे सांगपो रिवर कहा जाता है। फिर ये नदी मानसरोवर से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, यानी इसका जो प्रवेश होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। और फिर ये नदी पहुंचती है असम में, और असम में वर्तमान में जो बाढ़ चल रही है वो इसी नदी की वजह से है, क्योंकि असम काफ़ी यानी इसकी तुलना में अगर हम बात करें तो ये ऊंचे स्थान से निकलती है और फिर नीचे आती है, तो इसका वेग भी तेज हो जाता है।
तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी ही कहा जाता है। और फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको, यमुना एक अलग रिवर है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी असम से ये एग्जिट हो जाती है, असम से ये भारत से निकलकर बांग्लादेश में चली जाती है। और असम में ही, इसी में स्थित है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। और बांग्लादेश में फिर ये जाकर गंगा से मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है, इसका अलग अलग जगह पर नाम अलग अलग रखा गया है। यानी अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डेल्टाई वन कहाँ पर पाए जाते हैं? यानी जो डेल्टा पर स्थित वन होंगे उन्हें ही डेल्टाई वन कहा जाता है, और ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में ही इस प्रकार के जो वन हैं वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? यानी देखिए, लोहे के कई सारे रूप होते हैं और आपको बताना है सबसे शुद्ध रूप, यानी सबसे ज़्यादा जो आयरन है वो किस में पाया जाएगा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट या लिमोनाइट। तो यहाँ पर बात करें अगर हम मैग्नेटाइट, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें लगभग 72% आयरन पाया जाता है। तो लगभग 72% जो आयरन है वो मैग्नेटाइट में मिलता है। और लिमोनाइट यहाँ पर निम्न स्तर का लोहा होता है, यानी इसमें जो आयरन की मात्रा है वो सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो अगर हम बात करें सबसे गहरे बंदरगाह की, तो वो है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। तो जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और ओवरऑल बात करें अगर हम, तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ओवरऑल इंडिया का। अब यहाँ पर राज्य की बात की जा रही है, यानी किस राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है, यानी यहाँ पर केवल और केवल 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, और इसके साथ ही सबसे कम जनसंख्या घनत्व का राज्य बन जाता है। अब स्टेट में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो है राज्य बिहार। तो बिहार में लगभग 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है। और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज में मैक्सिमम किसका है? तो वो है दिल्ली का। तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व यूनियन टेरिटरी में, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये जो नारा है गरीबी हटाओ का नारा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए, अलग अलग क्रांति का संबंध अलग अलग चीज़ों से रहा। जैसे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार से जो गोल्डन फाइबर क्रांति है ये हमारी जूट उत्पादन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कल हमने पढ़ा था नाबार्ड के बारे में। और आज है देखिए, सिडबी जो कि एक बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी जो भी हमारे स्मॉल इंडस्ट्री हैं, छोटे उद्योग हैं, उनके विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1990 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने भुगतान बैंक हैं? देखिए, भुगतान बैंक बेसिकली आप इंग्लिश में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर बात की जा रही है पेमेंट बैंक की। कौन कौन से पेमेंट बैंक हैं, यानी कितने पेमेंट बैंक वर्तमान में भारत में हैं? तो इनकी जो संख्या है वो 6 है। इनकी संख्या आगे बढ़ भी सकती है। जो यहाँ पर संख्या है इनकी वो डिफरेंट हो सकती है भविष्य में। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 6 है। भुगतान बैंक से मतलब है जैसे आप यूज करते हैं पेटीएम का, तो पेटीएम एक पेमेंट बैंक है और उन्हें ही भुगतान बैंक की श्रेणी में रखा जाता है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट बैंक हैं, यानी सरकारी जो बैंक हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, उनकी संख्या 12 है। बाकी जो भुगतान बैंक है, पेमेंट बैंक की संख्या 6 यहाँ पर दी गई है। तो पेटीएम के अलावा और भी कई सारे बैंक हैं जो पेटीएम बैंक की यानी कि पेमेंट बैंक की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? यानी किस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था? तो वो देश है हमारा फ्रांस। तो फ्रांस के द्वारा ही सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नमनीय धातु है वो है यहाँ पर सोना, या जिसे हम गोल्ड भी कहते हैं, स्वर्ण भी कहते हैं। तो यही सबसे अधिक नमनीय धातु की श्रेणी में आती है। 1 कैलोरी ऊर्जा लगभग कितने जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर है? यानी कैलोरी को जूल में यहाँ पर आपको क्या करना है, बदलना है। तो देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, 4.2 जूल के बराबर होती है 1 कैलोरी ऊर्जा। तो ये मात्रक है जिनको आपस में एक्सचेंज करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? यानी सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो इन सब में कौन सी है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। तो जो कैल्शियम धातु है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है इन सभी दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त करता है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, या बचपन से पढ़ते रहे हैं कि सूर्य की जो धूप है वो हमको क्यों लेनी चाहिए सुबह। तो देखिए इससे हमको क्या मिलता है, हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से ही जो सूखा रोग है, हड्डियों से रिलेटेड रोग है, वो यहाँ पर हो जाता है। तो मानव शरीर धूप से विटामिन डी को प्राप्त करता है और यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग का मतलब होता है यहाँ पर जो रोग एक लोगों से दूसरे लोग में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलने वाले रोग हैं उन्हें हम संक्रामक रोग की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम स्कर्वी की, दमा की, मधुमेह की, ये तीनों ही संक्रामक रोग नहीं है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा खसरा। जो खसरा रोग है ये एक संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, झिझिया किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो देखिए डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो झिझिया लोक नृत्य है ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार राज्य। तो ये बिहार राज्य से रिलेटेड लोक नृत्य है जिसे झिझिया लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड द इंग्लिश टीचर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए द इंग्लिश टीचर आपको ऐसा लगेगा कि रस्किन बॉन्ड जो विदेशी एक राइटर है वो यहाँ पर आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आर.के. नारायण। तो आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई ये बुक है द इंग्लिश टीचर। तो यही उसके आथर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो देखिए सार्क एक संगठन है जो कि भारत के पड़ोसी देशों से बना हुआ एक संगठन है। लेकिन आप कहेंगे कि जो चीन है वो भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन एक यहाँ जो चीन है वो इस सार्क का सदस्य नहीं है, पड़ोसी देश होते हुए। तो इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सार्क में ज़्यादातर जो कंट्री हैं, यानी लगभग जो सारे कंट्री हैं वो भारत के पड़ोसी देश ही इसमें शामिल हैं। और इस सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में है। इसका हेडक्वार्टर यानी सार्क संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में स्थित है। और इसमें 8 देश शामिल हैं, भारत सहित 8 देश शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इसके अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव और श्रीलंका भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से 8 कंट्री हो जाते हैं, यानी 3 तो ये आपको ऊपर दिए हुए हैं, और उसके अलावा अफगानिस्तान, और फिर यहाँ पर आ जाता है बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। तो 4 ये हो गए, 3 ये, और उसके अलावा भारत। तो ये 8 जो कंट्री हैं वो सार्क संगठन का यानी सार्क संगठन के सदस्य हैं, लेकिन चीन यहाँ पर सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये मनाया जाता है 22 मई को, यानी कि 22 मई को इस दिवस को मनाया जाता है। उसके अलावा बात करें अगर हम 22 मार्च की, तो इस दिन विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। तो देखिए 22 से ही 3 आप याद रखेंगे इम्पोर्टेंट, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बात करें अगर हम महाबोधि मंदिर की, तो ये हमारा स्थित है बिहार में। तो बिहार में स्थित मंदिर है महाबोधि मंदिर, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी घोषित किया गया है, यानी यूनेस्को ने
अपनी जो विश्व विरासत स्थल हैं उसमें भी इसको शामिल किया है, महाबोधि मंदिर को, और ये आपका स्थित है बिहार में। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन बन सकते थे या जो भी उनसे रिलेटेड अदर फैक्ट थे वो भी हमने यहाँ पर आपको बताएं। और आपको इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहना, अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस करते रहना है। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।